अच्छा जी जी, सर। यहाँ पर टी डिस्ट्रीब्यूशन की जो क्वालिटीज़ है वो आपको बताई जा रही है, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि टी डिस्ट्रीब्यूशन जो है ये बिल्कुल सेम है जी डिस्ट्रीब्यूशन की तरह ही, जी स्कोर की तरह ही है। जैसे कि इसमें कहते हैं कि टी डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ यूनिमॉडल साइमेट्रिकल अबाउट द मीन। टी डिस्ट्रीब्यूशन ये हमारे साथ एक ऐसा मॉडल है, एक यूनिक मॉडल है, ठीक है। और इसी तरह से ये साइमेट्रिकल होता है अबाउट द मीन। साइमेट्रिकल से मुराद ये है कि दोनों साइड जो है बराबर होते हैं और टोटल एरिया जो है वो 1 के बराबर होती है। तो मतलब एक साइड 0.5 के बराबर है और दूसरा साइड भी 0.5 के बराबर है। दूसरा पॉइंट इसमें कहते हैं कि द मीन इज इक्वल टू जीरो एंड लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मीन जो है ये जीरो के बराबर होते हैं, मतलब जो सैंपल मीन है ये जीरो के बराबर होता है और ये बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है आप स्टूडेंट्स को? यहाँ पर बिल्कुल सेंटर में आ रहा है, देखें। फिर कहते हैं कि एरिया ऑफ द कर्व इज इक्वल टू 1। वो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि आपके पास जो एरिया आता है, ठीक है, जो एरिया आपके पास आता है वो किस चीज़ के बराबर है? वो 1 के बराबर है, 1 के बराबर है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर एक और इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर आपके साथ शेयर की जा रही है। कहते हैं कि नोट दैट द सैंपल साइज एंड ग्रेटर गेट लार्जर। अगर सैंपल साइज जो है ये आपके पास लार्ज आता है, ज़्यादा आता है, द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं शुड मोर क्लोजली अप्रोक्सीमेट टू सिग्मा। तो ये पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके आसपास जो है, उसके करीब क्लोज जो है, फिर इस सैंपल की जो स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू है वो फिर पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन के बिल्कुल करीब करीब वैल्यू आएंगी। फिर क्या कहते हैं, दस टी अप्रोचेज जेड एज सैंपल साइज गेट लार्जर। तो कहते हैं कि अगर सैंपल साइज आपके पास लार्ज है तो इसका मतलब यह है कि टी जो है ये बराबर होंगी किसके? जी के, या बिल्कुल जी की तरह सिमिलर ही होंगी। T-test is used when the population is normally or approximately normally distributed. Population standard deviation is unknown and sample size is less than 30। वही बातें हैं जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताई हुई है। कहते हैं कि टी टेस्ट को हम कब यूज़ करेंगे? टी टेस्ट को हम तब यूज़ करेंगे जब हमारे पास जो पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डिविएशन है या पॉपुलेशन के जो पैरामीटर है वो अननाउन हो और जो सैंपल साइज है वो हमारे साथ क्या हो? लेस देन हो 30 से। तो फिर हम क्या करेंगे? टी टेस्ट को यूज़ करेंगे। समझ आ रही है ना आप स्टूडेंट्स को? हेलो। जी सर आ रही है, जी जी सर आ रही है। ओके। सर ये जो आपने बताया है एस है, ये सैंपल के स्टैंडर्ड डेविएशन हाँ, को शो करता है, और जो सिग्मा है ये पॉपुलेशन के स्टैंडर्ड डेविएशन को शो करता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एस जो है इसको हम स्टैंडर्ड एरर भी कहते हैं। अगर आपको याद हो, स्टैंडर्ड एरर का मतलब यह है स्टैंडर्ड डिविएशन, मतलब सैंपल का स्टैंडर्ड डिविएशन है। स्टैंडर्ड एरर इसको इसलिए कहा गया है ताकि पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है और सैंपल की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसमें आपको फ़र्क वाज़ेह हो। इसको आप स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल भी कह सकते हैं या स्टैंडर्ड एरर भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है। और जो सिग्मा है ये आपके पास पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिविएशन को रिप्रेजेंट करती है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल आता है। एग्जाम्पल में कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल इन डिटरमाइनिंग द एवरेज कंसंट्रेशन ऑफ अ ड्रग्स इन द ब्लड स्ट्रीम आफ्टर इट हैज़ बीन इंजेक्टेड टू अ पेशेंट with a rare disease, it might be impossible to obtain a random sample of 30 or more observation at a given time। एग्जाम्पल को समझे। एग्जाम्पल में कहते हैं कि मिसाल के तौर पर हमारे पास एक रेयर डिजीज वाले पेशेंट आए हुए हैं और उनके ब्लड में हमने एक ख़ास किस्म के ड्रग को इंजेक्ट कर लिया है। अब इन इस ड्रग के इनके ब्लड में क्या असरात जो है पैदा हो रहे हैं, तो इन असरात को जानने के लिए कहते हैं कि आपने इनके ब्लड के 30 सैंपल लेने हैं। सो आप खुद सोचें, आपके पास एक पेशेंट है और उस एक पेशेंट को आप 30 टाइम क्या करते हैं? प्रिक करते हैं और 30 टाइम आप उनसे ब्लड सैंपल लेते हैं। तो क्या ये पॉसिबल है एक ही टाइम पर? पॉसिबल है ये? नहीं 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 सर। ओके, नहीं पॉसिबल, ठीक है।
तो एक बात ये हो गई, व्हाट टेस्ट प्रोसीजर कैन बी यूज टू मेक इन्फरेंस अबाउट द पॉपुलेशन। तो ऐसे सिचुएशन में आप किस तरह से एक सैंपल को लेकर पॉपुलेशन के बारे में जो है आप बात कर सकते हैं, इसके लिए आप किस तरह के टेस्ट को यूज़ कर सकते हैं इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो इसके बारे में आगे आपको बताया गया है। ये तो ऑलरेडी आपको पता है, नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के जो रूल्स है, जो कि मैंने आपको यूनिट नंबर 8 में बताए थे कि जब भी हम कोई हाइपोथेसिस जो है उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव करते हैं तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्टेप्स होते हैं, ठीक है। टोटल 7 स्टेप है हमारे साथ। बेसिक एलिमेंट ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए हमारे पास टोटल कितने स्टेप्स हैं? 7 स्टेप्स है। इसको अपने साथ नोट करिएगा, ठीक है। सबसे पहले तो आपका अपना अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होता है, मतलब जो कुछ आपने ऑब्जर्व किया होता है और ऑब्जर्व करने के बाद आप जो बयान देते हैं कि नहीं ये काम इस तरह से हो रहा है, तो ये जो आपने बयान दिया है इसको कहते हैं अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। इसके मुखालिफ में एक दूसरा बयान होता है जो कि आपकी बात की क्या करती है? मुखालफत करती है, जिसको हम नल हाइपोथेसिस कहते हैं, ठीक है। फिर इसी तरह से आपने अपनी बात को साबित करने के लिए एक पैरामीटर रखना होता है, एक लेवल रखना होता है, रेंज जो है वो रखनी होती है, जिसके बेस पर आप कहते हैं कि मेरी जो बात है वो इतनी परसेंट जो है वो ट्रू होगी या इतनी परसेंट जो है गलत होगी, जिसको हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहते हैं, जिसको हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं? जिसको हम अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है ये आपके पास 90% भी हो सकती है, ठीक है। इसी तरह से आपके पास जो है 95% भी हो सकती है। इसी तरह से आपके पास जो है क्या कहते हैं 99% भी हो सकती है। सो इसकी अगर 90 की हम लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस निकाले तो ये हमारे पास 0.10 आता है, ठीक है। 0.10 आता है। अगर 95 की निकालें तो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अगर 5 होगा तो फिर इसको 100 से डिवाइड करें तो 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आएगा। 99 का मतलब 1 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, तो ये क्या आएगा? 0.01 आएगा, ठीक है। 9 नहीं आएगा? 0.01 आएगा। 1 को अगर आप 100 से डिवाइड करें तो आपके पास क्या आएगी? 0.01 आएगा। 99% तो 9 कॉन्फिडेंस को अगर हम इंटरवल है ना। 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.09 नहीं आएगा? किसको? 9 95 को को? अगर हम 100 पे डिवाइड करेंगे तो 0.09 नहीं आएगा? 95 को जब 100 पर डिवाइड करेंगे, नहीं, 9 को 9 को तो आपने 100 पर डिवाइड नहीं करना। 9 को आपने 100 पर डिवाइड नहीं करना, मतलब 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब ये है कि आपके पास जो डेटा आएगी तो वो 90% एक्यूरेट होगी। 90% उसके चांसेस एक्यूरेट के हैं। अगर 95% है तो मतलब 95% आपकी डेटा एक्यूरेट हो सकती है। अगर 99% है तो मतलब 99% आपकी डेटा एक्यूरेट है और जो बाकी 1% रह गया तो इसमें शक हो सकता है। 95 में 5% रहता है, इसमें शक हो सकता है, और 90 में 10% जो है रह सकता है, इसमें शक हो सकता है। तो ये आपकी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करती है। 5 की लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 आती है, ठीक है। 10 की जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.10 आती है, और 1 की जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है वो 0.01 आती है। तो ये पॉइंट्स जो है आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या कहते हैं? एजम्पशन। हमारे पास ज़ाहिरी बात है कुछ एजम्पशन भी होते हैं। एजम्पशन से मुराद कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ टेस्ट स्टेटिस्टिक फार्मूला होता है। सो टी टेस्ट में आपके पास जो फार्मूला है वो भी आगे दिया गया है, उसको आप लोगों ने फिर देख लेना है। फिर इसके बाद फार्मूले के बाद हमारे पास एक रिजेक्शन रीजन भी होता है। अगर आपको याद हो तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि रिजेक्शन रीजन किसे कहते हैं। यहाँ तक का जो एरिया होता है, ठीक है, जो जिसको मैं लाइन कर रहा हूँ, ये आपकी नल हाइपोथेसिस को रिप्रेजेंट करती है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी एरिया आती है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, जिसको मैं ब्लू लाइन से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला जो एरिया है, इसको क्या कहते हैं? इसको रिजेक्शन
रीजन कहते हैं या क्रिटिकल रीजन कहते हैं। अगर आपके पास डेटा इस क्रिटिकल रीजन में आती है या रिजेक्शन रीजन में आती है तो आप फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने के काबिल है, उसको आप रिजेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज जो है, डेटा जो है वो इस नल हाइपोथेसिस के एरिया में आ जाए, ठीक है, जिसको मैं ब्लू ब्लू लाइन कर रहा हूँ, तो इसका मतलब यह है कि आपकी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो गलत है और नल हाइपोथेसिस में जो बात हुई है वो क्या है, ट्रू है। तो फिर हम फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस करेंगे। तो ये चीज़ें जो है आप लोगों को याद होनी चाहिए, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। रिजेक्शन रीजन हो गया, इसके बाद फिर लास्ट में हम सर कंक्लूजन। जी एक एक चीज पीछे आपने जो ग्राफ बनाया, अगर तो जो हमारा कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस रीजन के अंदर आती है तो फिर हमारा नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगा। देखिए, मैं आपको अभी एक समझाता हूँ। जी जी, ये ये रिपीट रेड कीजिएगा लाइन प्लीज। देखिए, ये दो रेड लाइन के दरमियान का जो एरिया मैंने रेड लाइन से ये किया, तो इस दो पॉइंट के दरमियान अगर वैल्यूज आती हैं तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस की बात ठीक है। लेकिन अगर आपके पास वैल्यूज जो है क्या करती है, क्रॉस करती है, इस दोनों रेड एरियाज को क्रॉस करती है, या आगे की तरफ जाती है या पीछे की तरफ आती है, ठीक है, यहाँ पर इस ब्लू सर्कल जहाँ पर मैं कर रहा हूँ, या पीछे की तरफ आ जाए, ठीक है, रेड लाइन को क्रॉस करे, या आगे की तरफ रेड लाइन को क्रॉस करे, तो ये आपके रिजेक्शन रीजन है। मतलब यह है कि ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पर आप फिर नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं, मतलब उनकी बात को आप गलत कह सकते हैं, उनकी बात को आप गलत साबित कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम रिजेक्शन रीजन कहेंगे। आ गई समझ? अच्छा, और अगर वो जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इस जो दूसरा एरिया है रिजेक्शन रीजन के अलावा वाला जो एरिया उसके अंदर आती है तो फिर हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गलत होगा। हाँ जी, फिर अल्टरनेट हाइपोथेसिस गलत होगा और फिर हम फिर स्टेटमेंट में क्या कहेंगे, फेल टू रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस, मतलब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करने में नाकाम हो गए, ठीक है, ये आपकी अं, स्टेटमेंट होगी। अं, अंदर वाला एरिया जो है वो नल हाइपोथेसिस को शो करता है हाँ और जी, उस लाइन के बाहर वाला जो एरिया है वो क्रिटिकल रीजन है, रिजेक्शन रीजन को शो हाँ करता जी, है। बिल्कुल बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए, अब आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया गया है, कहते हैं कि द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ नॉर्मल वुमेन इज 30। एक आम नॉर्मल वुमेन की अगर हम उनकी ब्लड में हीमोग्लोबिन लेवल को देखें तो नॉर्मली वो क्या होती है, 30 होती है। द डॉक्टर ऑफ क्लिनिक ए feels that the pregnant women during the clinic, okay, coming to the clinic are mostly anemic। कहते हैं डॉक्टर ने जो है क्लिनिक में ये ऑब्जर्व किया कि वो खातून, वो फीमेल्स जो कि प्रेग्नेंट होती है, वो जब क्लिनिक आती है तो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वमेन जो है वो एनीमिक होती है, उनमें ब्लड की कमी होती है, ठीक है। शी टेक्स अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 प्रेग्नेंट वमेन। इसी बेस पर उन्होंने जो है 25 प्रेग्नेंट वमेन के ब्लड को क्या किया, उसके टेस्ट लिए, उसके सैंपल लिए, ठीक है, हु हैव रजिस्टर्ड एट द क्लिनिक एंड लुक एट देयर एचबी लेवल। और इसी तरह से उनकी फिर एचबी लेवल को उन्होंने क्या किया, देख लिया, जो सैंपल उन्होंने लिए थे। तो डेटा आपको दिया गया है, सैंपल मीन मतलब जो 25 प्रेग्नेंट वोमेन का सैंपल लिया गया था और उनकी जब एच बी वैल्यू देखी गई तो उनकी वैल्यू क्या आई, एच बी की वैल्यू क्या आ गई, उनकी उनकी एच बी की वैल्यू जो है वो 11.8 आ गई, ठीक है, 11.8 आ गई। जबकि नॉर्मली जो हमारे पास वमेन होती हैं उनकी एच बी वैल्यू क्या है, 30 है, ठीक है। इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन आपके पास क्या है, 2.6 है, और सैंपल साइज आपके पास क्या है, 25 है। 25 जो है आपके पास क्या है, सैंपल साइज आ गया। देखें, यही इसी तरह के एमसीक्यूज अगर आएंगे एग्जाम में तो बिल्कुल इसी तरह के होंगे, आपको डेटा दिया गया होगा, जस्ट आप लोगों ने उसको ऑर्गेनाइज करके पुट करना होगा, ठीक है। मेरी बात सुने, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब आपको एमसीक्यूज देंगे तो एमसीक्यूज में वो ऑलरेडी आपको डेटा देंगे, तो ये अभी वो क्वेश्चन है, ये अभी पूरा नहीं हुआ क्वेश्चन मेरा, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, ये पूरा जो है क्वेश्चन
का एक हिस्सा है। आपको एक सिनेरियो भी बता दी गई है कि जो नॉर्मल वमेंस हैं उनकी जो ब्लड हीमोग्लोबिन लेवल है वो 30 होती है, लेकिन जब एक डॉक्टर ही थी, उन्होंने जब देखा कि ज़्यादातर जो प्रेग्नेंट वमेन हैं उनकी HB वैल्यू जो है वो कम आ रही है, 30 से कम आ रही है, तो इस वजह से इन्होंने जो है 25 प्रेग्नेंट वमेन पर मुश्तमिल एक सैम्पल साइज, मतलब एक सैम्पल साइज जो है वो क्या किया, बना लिया। मतलब सैंपल लिया कितने लोगों का, 25 लोगों का सैंपल लिया, तो सैंपल साइज आपके पास क्या आएगी, 25 आएंगी। ठीक है, 25 लोगों पर मुश्तमिल 25 सैंपल्स है। जब इन्होंने इसका इन 25 लोगों का टेस्ट किया तो इसमें HB वैल्यू जो है हमारे पास आ गई 11.8। स्टैंडर्ड डिविएशन ऑलरेडी आपको दिया गया है, मतलब सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन दी गई है 2.6, और सैंपल साइज तो ऑलरेडी ये 25 है, ये आपके पास मौजूद है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया है अब? जी अच्छा जी, अब आगे बढ़ते हैं और इसको हम कवर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले तो आप लोगों ने अपनी नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनानी है। जो नल हाइपोथेसिस है, नल हाइपोथेसिस में आपको कहते हैं, मतलब नल हाइपोथेसिस को आप किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं, नल हाइपोथेसिस को आप म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपके पास जो म्यू नॉट है वो कहते हैं कि जो हीमोग्लोबिन लेवल है ये क्या है, हीमोग्लोबिन लेवल जो है ये सब की क्या है, बराबर है, इक्वल है, 30 के बराबर होती है, सब की जो है 30 के बराबर होती है या 30 से ज़्यादा होती है। ठीक है, जबकि जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है, ठीक है, जिसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें क्या कहते हैं, इसमें कहते हैं कि नहीं, हीमोग्लोबिन लेवल जो है ये हमारे साथ क्या होगी, लेस होगी 30 से। ठीक है, तो ये आपकी स्टेटमेंट हो गई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नल हाइपोथेसिस इज इक्वल टू और ग्रेटर देन, यहाँ पर 13 है कि, हाँ जी 13, यहाँ पर 13 है सॉरी, और वहाँ पर डेटा में मैंने क्या लिखा है, 30 लिखा हुआ है ना। ठीक है, वहाँ 30 है, यहाँ पर 13 हमारे है। पास ये 30 की जगह 13 इसको कर ले काइंडली, ये मुझसे मिस्टेक हुई है, ये असल में 30 है। हीमोग्लोबिन लेवल जो है हमारे पास नॉर्मली 13 होती है। ठीक है, 30 नहीं होती, सो 13 है, लेकिन जब वहाँ पर सर मैं वही सोच रही थी, आप 30 मेंशन किया हुआ, 30 हाँ तो जी होती बिल्कुल, नहीं। हाँ जी सॉरी, मुझसे मिस्टेक हो गई, बस बाद औकात हो जाती है। तो ये आपके पास 13 है। ठीक है, तो आपके पास नल हाइपोथेसिस कैसे बनेगी, आप ये नेक्स्ट स्लाइड में देखें। आपके पास नल हाइपोथेसिस इस तरह से बनेगी कि पॉपुलेशन मीन इज इक्वल टू और ग्रेटर देन 13, मतलब जो नॉर्मल लोगों की हीमोग्लोबिन लेवल है वो या तो 13 के बराबर होंगी या इससे ज़्यादा होंगी, जबकि हम कहते हैं कि नहीं, जो प्रेग्नेंट वमेन है उनकी हीमोग्लोबिन लेवल जो है ये 13 से कम होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हम अपने लिए चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हमारे पास 95% है, तो 95 का जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आता है वो 0.05 आता है। ठीक है, टी टेस्ट का जो फार्मूला है वो आप देख सकते हैं, टी इज इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। देखिए वही फार्मूला है जो कि हमने जी स्कोर में यूज़ किया था। ठीक है, फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर हम एक और चीज़ को ऐड करेंगे और वो लास्ट में ऐड करेंगे। ठीक है, समझ आ गई यहाँ तक? जी सर। अच्छा जी, अब इसमें हम पुटिंग करेंगे। जब हम इसमें पुटिंग कर लेंगे, मतलब यहाँ पर मैं फार्मूला लिख देता हूँ चले, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए। सैंपल मीन, पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। सो एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे, एक्स की जगह हम 11.8 पुट करेंगे, चूंकि हमने यहाँ पुट किया हुआ है। म्यू की जगह हम क्या करेंगे, पॉपुलेशन मीन हमारे पास 13 है, हमने 13 पुट कर लिया। ठीक है, स्टैंडर्ड डिविएशन हमारे पास 2.6 है, हमने पुट कर लिया। इसको हम डिवाइड करेंगे अंडर रूट एन पर सैंपल साइज पर। सैंपल साइज हमारे साथ 25 है, तो एन की जगह हम 25 पुट कर लेंगे, जो कि हमने पुट किया हुआ है। अब जब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं, तो जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, इससे हमारे पास जो वैल्यू आती है वो क्या है, वो -1.8
2 डिवाइडेड बाय 0.52। इसको जब हम डिवाइड करते हैं इससे हमारे पास वैल्यू आती है -2.32, -2.32 ये हमारे पास वैल्यू आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आती है, यहाँ पर आपके पास एक और चीज़ आती है। अब आप क्या करेंगे, अब आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जैसे कि आप देख सकते हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास फार्मूला क्या है, n-1। n की जगह आप 25 पुट कर ले और -1 तो आ जाएगा 24। 24 ये आपके पास आ गया। ठीक है, 24 ये आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गई। सो आप क्या करेंगे, अब आप जाएंगे अपने टेबल की तरफ, टेबल की तरफ जाएंगे। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू आप यहाँ पर अपने साथ लिख लीजिए। कैलकुलेटेड वैल्यू मतलब टी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो आपके पास इज इक्वल टू -2.32 आता है। ठीक है, 32 आता है, -2.32 ये आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू है। इसको आपने लिख लिया। अब हम टेबुलेटेड वैल्यू की तरफ जाएंगे और इसको मालूम करेंगे। सो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है 0.05 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये हमारे साथ 24 है। तो इसको अगर हम टेबल में देखें तो टेबल में आ जाते हैं। सबसे पहले आपको ये ऑलरेडी मेंशन किया गया होगा, ये वाला देख सकते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम ऊपर लिखा हुआ है। तो अगर आपके पास 24 है तो आप नीचे आएंगे 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 और 24 पर आपने खड़ा हो जाना है, स्टॉप कर जाना है। ये 24 आपके पास आ गया। ठीक है, चूंकि हमारे पास वैल्यू क्या आई है, -2.32 आई है, तो मतलब ये है कि ये हमारे पास वन टेल टेस्ट है। ठीक है, वन टेल टेस्ट है जो कि नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड की तरफ जा रही है। तो अब हम ऊपर क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर देखें वन टेल है, यहाँ पर ऑलरेडी ऊपर लिखा हुआ भी है वन टेल। तो हमारे पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 0.05 है। तो यहाँ पर हम 0.05 पर रुक जाएंगे। देख सकते हैं, नजर आ रहे हैं आप स्टूडेंट्स को 0.05 आपको नजर आ रहे वन टेल में? जी जी अच्छा जी, जी, तो दोनों अब जगह नजर आ रहा है। हाँ जी हाँ जी, अब आप नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, बिल्कुल 24 के सामने आप लोगों ने रुक जाना है। देखिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए 24 के सामने क्या वैल्यू आती है, 0.05 में 1.711 वैल्यू आती है। 1.711 वैल्यू ये आपके पास आ गई। तो अब हम दोबारा से पीछे जाएंगे। ठीक है, 1.711 वैल्यू हमारे पास टेबुलेटेड वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, जैसे कि कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास क्या है, कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास ये -2.32 आती है, जबकि टेबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 1.711 वैल्यू आती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेबल में अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में देखें तो हमारे पास जो वैल्यू आती है, मतलब जो टेबुलेटेड वैल्यू है वो यहाँ पर आती है 1.711 आती है, जबकि कैलकुलेटेड वैल्यू जो है ये हमारे पास यहाँ पर आती है, मतलब 2.32 आती है। तो मतलब यह है कि इसने क्रिटिकल रीजन को क्रॉस कर लिया है, रिजेक्शन रीजन को क्रॉस कर लिया है। ये हमारे पास माल है टेबुलेटेड वैल्यू से। तो इसका मतलब ये है कि नल हाइपोथेसिस हमारे पास क्या हो गई, रिजेक्ट हो गई। जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनमें अमूमन आप लोग ऑब्जर्व करते हैं उनमें खून की कमी होती है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है। सो हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो क्या हो गई, सही साबित हो गई। तो हम क्या करेंगे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे। समझ आ गई इसकी? सर आपने जो समझाया समझ में आ गया, लेकिन जो आपने एग्जांपल में वैल्यूज पुट की है ना, उनमें थोड़ी सी खिचड़ी मच गई है। मेरी तो मच गई है, बाकियों का नहीं पता। देखिए वैल्यू में मुझसे सिर्फ एक जगह पर गलती हुई है और वो ये है कि मैंने यहाँ पर 13 की जगह क्या किया है, 13 की जगह मैंने 30 पुट किया है। तो इसको मैंने ये लो 13 कर दिया, ये कंफ्यूजन आपकी ख़त्म हो गई। बाकी आप कह रही है कि ये और वाले ये सैंपल मीन कहाँ से आया? क्या 11.8 11.8 11.8 जो था।
तो 11.8 देखिए ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको कहा गया है कि जब 25 वमेन को हमने सेलेक्ट कर लिया एज अ सैंपल के तौर पर, उनसे हमने ब्लड लिया और ब्लड लेने के बाद उसकी हीमोग्लोबिन लेवल को जब चेक किया तो चेक करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आया तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल उनका 11.8 था ज़्यादातर पेशेंट का। स्टैंडर्ड डिविएशन भी आपको दिया। सर ये 3 जो वैल्यूज दी गई हैं, सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन और जो सैंपल साइज है, ये अभी पूरा क्वेश्चन है? ये पूरा क्वेश्चन है ना, ये तो ऑलरेडी मैं आपको कह रहा हूँ। तो एक दफा बता दें उसमें वैल्यूज कैसे लेनी होती हैं। हाँ जी, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंतहाई सिंपल है, जिस तरह से आप जी स्कोर में देखते थे ना बिल्कुल इसी तरह से है, लेकिन यहाँ पर आपके पास टी टेबल है। टी टेबल में आपने दो चीज़ों का इजाफा करना होता है, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम का और एक टेल में फिर आपके पास 1 टेल और 2 टेल आता है। ठीक है, 1 टेल का मतलब ये है, देखिए 1 टेल का मतलब ये है कि अगर आपको डेटा दिया गया हो, ठीक है, और सिर्फ एक टेल के बारे में पूछ रहे हो या लेफ्ट साइड के बारे में या राइट साइड के बारे में, तो अगर एक साइड के बारे में पूछ रहे हैं तो ये 1 टेल होगा, लेकिन अगर दो दो साइड के डेटा को मेंशन किया गया है तो ये आपके पास फिर 2 टेल होगा, और 2 टेल आपके पास नॉन डायरेक्शनल होता है, 1 टेल जो है आपके पास डायरेक्शनल होता है। तो ये पॉइंट जो है आप लोगों ने याद रखने हैं। होगा फिर ना डाटा में हमारे पास, अगर सपोज करेंगे ये 2 टेल आ जाता है 2 टेल तो आ फिर हम जाता है। कैसे, मतलब इसकी वैल्यू फिर कैसे आएगी अगर इसी सैंपल को हम ले लें, इसमें 2 टेल कर लें तो? देखिए अगर आपके पास 2 टेल आ जाए तो इसका मतलब ये है कि पहले आप लोगों ने एक टेल का डेटा निकालना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। फिर आपने दूसरे टेल का डेटा निकालना होगा, उसको कैलकुलेट करना होगा। कैलकुलेट करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट आएगा तो उसको आप टेबल के साथ कंपेयर करेंगे। अगर दोनों टेबल से चेंज आता है तो मतलब ये है कि आपकी बात जो अकॉर्डिंग टू आपकी स्टेटमेंट के मुताबिक वो फिर ठीक होंगी या गलत होंगी, ठीक है। तो इस तरह से 2 टेल आता है तो पहले एक टेल को कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरे टेल को उसी सेम तरीके से ही कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद दोनों को इसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम भी 2 बार ही हम माइनस करेंगे फिर के एक ही दफा करेंगे यूज फिर? डिग्री ऑफ फ्रीडम भी फिर एक एक टेल में जो है, अगर 2 टेल है तो एक टेल में भी माइनस करेंगे और दूसरे टेल में भी फिर उसको माइनस करेंगे जो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो सेम ही आएंगी क्योंकि सैंपल साइज दोनों का सेम होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम वही आएगा जो कि पहले के साथ आया हो। सही है। सो यहाँ पर देखे मैं आपको दोबारा से समझाता हूँ कि किस तरह से आप लोगों ने टी टेबल से वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले जब आपके पास डेटा आएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर, जी जी टेबल अलग होगा? जी बिल्कुल, ये टेबल आपके पास होगा, जी टेबल अलग होगा इसका मतलब है? हाँ जी, आप लोगों ने अपने साथ जी टेबल भी फोटो कॉपी दोनों कर, टेबल हमें लेके जाने पड़ेंगे? हाँ जी टेबल भी लेके जाना होगा, टी टेबल भी लेके जाना होगा। इसके अलावा एक काई स्क्वायर टेबल है वो भी आप स्टूडेंट्स के साथ होगा, वो भी इंशाल्लाह फिर यूनिट नंबर 15 या 14 है उसमें हम पढ़ेंगे, तो फिर आपको वो भी शेयर कर दूंगा। मोस्टली टेबल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती, इन्होंने ना ऐसी सिनेरियो दिया होता है, हमने चूज करना है कि ये टी टेस्ट है, जी टेस्ट है या सैंपल साइज का क्या है, फिर अपने वो चूज करना होता है। ये स्टेटमेंट लेकिन टेबल जो है आप लोग अपने साथ इसलिए लेकर जाएं क्योंकि ऑलरेडी पहले कैलकुलेटेड वैल्यूज़ आपको दिए गए होते हैं, आपको कहते हैं कि इसका जी स्कोर निकाले या इसका टी स्कोर निकाले या इसका काई स्क्वायर जो है वो निकाले, तो वो आपके पास वो वैल्यू सिर्फ उन्हीं टेबल में ही मिलते हैं और उसके बगैर आप उसको नहीं फाइंड आउट कर सकते। तो टेबल लाजमी आपने अपने साथ ले जाने होंगे। कैलकुलेटर भी आपको अलाउ है, ठीक है, तो कैलकुलेटर भी आप एक छोटा सा अपने साथ ले जाइएगा जिससे आपकी जो कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सो यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ होगा, ये सिंपल लेके नहीं जाना नहीं, होगा? साइंटिफिक सिंपल पर कैलकुलेशन होती ही नहीं है, ये तो सारा साइंटिफिक कैलकुलेटर वही वाला ना, काम है। स्क्वायर रूट लेना होता है। हाँ जी, कैलकुलेटर जो है साइंटिफिक कैलकुलेटर आपने अपने साथ ले जाना होगा, ठीक है। ठीक है सर, काइंडली वैल्यूज को बता दें टी टेबल से कैसे हाँ जी, लेंगे? वो बता रहा हूँ। अब यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटेड वैल्यू -2.32 आई है, ठीक है।
लेकिन डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या था, पॉपुलेशन साइज आपके पास 25 है। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम n-1। सो n की जगह 25 पुट करेंगे, 25 से आप क्या करें 1 को माइनस करें, आ गया 24 आपके पास। सो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 24 है। जो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है अल्फ़ा, ठीक है, अल्फ़ा आपके पास क्या है 0.05 है, 0.05 है। अगर 0.05 के बजाय यहाँ पर क्या होता 0.10 होता तो फिर आप टेबल में जो है 24 पहले क्या करते, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 24 को पॉइंट आउट करते, 24 के बाद फिर ऊपर 110 में जाकर आप 0.10 में देखते। तो यहाँ पर आपके पास ये वैल्यूज है, इसको अब हम टेबल में देखते हैं। सबर करें, इसको क्लियर करूं ताकि आप लोगों को साफ नजर आए। सो यहाँ पर आप टेबल में देखें 24 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या है 24 है। तो ये ऊपर ऑलरेडी आपको मेंशन भी किया गया है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है। तो आप लोगों ने नीचे आना है बिल्कुल 24 पर खड़े हो जाना है। तो ये आपका 24 हो गया, नज़र आ रहे हैं ना आप सब स्टूडेंट को। मिसाल के तौर पर आपका जो कैलकुलेशन है वो वन टेल है, तो वन टेल के लिए जो ऊपर वाला लाइन है जिसमें ऑलरेडी वन टेल लिखा गया है, तो ये ऊपर वाले लाइन में फिर आपने देखना होगा। अगर आपके पास कैलकुलेशन जो है वो क्या है, वो टू टेल है, तो टू टेल के लिए फिर नीचे वाला जो टू टेल आपको नज़र आ रहा है तो फिर इसमें आप वैल्यूज़ देखेंगे, ठीक है। सो अब चूंकि आपके पास वन टेल है, डिग्री ऑफ फ्रीडम 24 है और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.05 है। तो वन टेल में ऊपर आपने आना है, देखें 0.05, यहाँ पर 0.05 भी है और यहाँ पर 0.10 भी है, मतलब ये देखें 0.10 नज़र आ रहे हैं आप स्टूडेंट्स को, 0.10 आ रहे हैं ना नज़र आप जी स्टूडेंट्स सर। को। तो यहाँ पर आपके पास लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 0.05 है। तो ये आपने यहाँ से फिर इसी कॉलम में नीचे आना है और 24 के सामने आपने बिल्कुल खड़े हो जाना है। सो फिर यहाँ से इस तरह से सामने आते 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 24 के बिल्कुल सामने जो वैल्यू आएंगी 0.05 के नीचे, तो ये 1.711 है। तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास वैल्यू ऐसी होती कि 0.05 के बजाय अगर आपके पास वैल्यू होती लेवल जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 24 होती और लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ये आपके पास 0.01 होता, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस आपके पास 0.01 होता, तो फिर आप नीचे आते आते 24 के सामने बिल्कुल खड़े होते, फिर वैल्यू आपके पास 2.492 आती। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या करना होगा, जो वो ठी टू टेल टेबल वाला है भी फिर बता दें, इसी तरह टेबल में हम कैसे देखेंगे फिर। किस तरह हाँ से, जी सर, ये कंफ्यूज हो रहा है, वन टेल में भी यही वैल्यूज दी हुई है, टू में भी यही दी हुई है, एक ही कॉलम में। देखिए कंफ्यूज नहीं सर होना अभी है। जैसे आपने ये 0.05 का बताया वन टेल वैल्यू का, हम्म इसी 24 के सामने अगर हमने टू टेल 0.10 की लेनी हो तो फिर कैसे लेंगे। बिल्कुल 0.10 की अगर टू टेल आपने लेनी है तो 24 आपके पास डिग्री ऑफ फ्रीडम मिसाल के तौर पर आ गया, तो 0.10 की बात आपने की ना, जी सर। 0.10 की बात आपने की, तो बिल्कुल इसी तरह से आते आते यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपके पास 0.010 है, मतलब 0.10 ये टू टेल की वैल्यू है जिसको मैंने सर्कल किया। तो फिर आप नीचे आते आते 24 के सामने जब आएंगे तो 24 के सामने आपके पास वैल्यू 1.711 आएंगी, तो ये टू टेल की होगी, मतलब दोनों साइड पर आपके पास ये वैल्यू आएंगी, दोनों टेल की तो सर तरफ ये दोनों की सेम आ जाएगी फिर। सेम आ जाएंगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर दोनों वैल्यूज, एक आपके पास 1.711 से ज़्यादा हो और दूसरा आपके पास 1.711 से कम हो, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर एक जो है 1.71 से कम हो और दूसरा जो है 1.711 से ज़्यादा हो, मतलब इस रीजन में आता है, ठीक है, तो आप नल हाइपोथेसिस को फिर रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से है ये तरीका, ठीक है, समझ आ गई।
सर नहीं आई, वैल्यूज की आ गई, आगे नहीं आई। आगे मैं अभी आपको समझाता हूँ, कोई बात नहीं है। असल में जो बेसिक चीज़ है वो इस टेबल से वैल्यू निकालना है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें जो है आसान है। सर वैल्यूज की तो समझ आ गई है। अच्छा जी, बाकी मैं समझाता हूँ, अभी टू टेल की मैं आपको समझाता हूँ। सो अब हमने जो कैलकुलेशन की तो इससे हम क्या करेंगे, इससे हम ये एस्टिमेट करेंगे। देखिए, देयरफॉर वी रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस एंड वी हैव सफिशिएंट एविडेंस टू कंक्लूड दैट द एवरेज हीमोग्लोबिन लेवल ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन एट क्लिनिक ए इज लेस देन दैट ऑफ नॉर्मल वुमेन। तो हमने जो बात की थी कि जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं उनमें ब्लड की जो कमी है वो होती है, वाक़या होती है ज़्यादातर तौर पर। तो इसलिए हम नल हाइपोथेसिस को क्या करेंगे, उसको रिजेक्ट कर लेते हैं और हमारी जो अल्टरनेट हाइपोथेसिस है वो सही साबित हो जाती है, वो ट्रू हो जाती है, ठीक है। सो हम जो है टू टेल की बात कर रहे थे। तो टू टेल में मैं अभी आपको समझाता हूँ मिसाल के तौर पर। यहाँ पर आप एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है ये आपने बना लिया, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है। सो आपके पास वैल्यू टू टेल है। मिसाल के तौर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है आपके पास क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 24 आ गई, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस जो है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, 0.10 है, 0.10 है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम में 24 की तरफ जाएंगे और 24 के बाद फिर आप ऊपर जाएंगे टू टेल में 0.01 को देखेंगे। तो यहाँ पर अब मैं आपको करके दिखाता हूँ। टेबल की तरफ वापस हम जाएंगे। टेबल में आप लोग ये देखें, सबसे पहले आप लेवल ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम में 24 को आपने सेलेक्ट कर लिया, ये नीचे आते आते 24, ठीक है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्या है, 0.10 है ना। तो ये टू टेल में आपने इस तरह से आना है और बिल्कुल 0.10 के नीचे खड़े हो जाना है, ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है। फिर इसी तरह से नीचे आते आते आप लोगों ने 24 के सामने खड़े हो जाना है। सो ये आपको नज़र आ रहा है। 24 के सामने जब खड़े हो गए तो टू टेल में आपके पास जो वैल्यू आती है वो 1.711 आती है, ठीक है। 1.711 आती है। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व है तो इसकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो क्या है, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपके पास ये है। देखिए, इसकी कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास ये है। ये आपने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बना लिया, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। सो यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो एरिया है, यहाँ पर -1.711 है और यहाँ पर +1.711 है। सो अगर आपके पास जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो इससे कम आ जाए, मतलब -1.711 से कम आ जाए, यहाँ पर आ जाए, और जो दूसरी वैल्यू है वो +1.711 से ज़्यादा आ जाए, यहाँ पर आ जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। लेकिन अगर वैल्यूज़ इन दो वैल्यूज़ के दरमियान में यहाँ पर कहीं पर आती है तो फिर आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। तो इस तरह से आप लोगों ने कैलकुलेट करना होगा। अब समझ आ गई? जी सर। ओके, वेरी गुड। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने से और इस लेक्चर को जब आप दूसरी बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको पानी की तरह जो है ये आसान हो जाएगा। देखिए, यहाँ पर एक एग्जांपल दोबारा से आपको दिया गया है कि टी डिस्ट्रीब्यूशन है जिसमें हमारे साथ जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो 3 है, आपके पास टू टेल है, अल्फ़ा आपके पास क्या है, 0.10 है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली आप इस तरह से करेंगे कि ग्राफ में चले जाएंगे। ग्राफ में जाने के बाद आप क्या करेंगे, आप डिग्री ऑफ फ्रीडम को देखेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास ये वाला 3 है, नज़र आ रहे ना आपको 3, आपके पास 3 है। जी सर, 3 के सामने टू बिल्कुल, टेल लेनी है, हाँ 0.10। हाँ, तो बिल्कुल नीचे आएंगे तो 0.10 है। तो 3 के सामने कौन सी वैल्यू आती है, 2.353। 2.353। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि जब आप जाएंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएंगी, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, तो वो क्या होंगी,
यहाँ पर भी और यहाँ पर भी -2.35 हो गया, यहाँ पर +2.35 हो गया। सो अगर कोई वैल्यू जो है इस -2.35 से कम आ गई, यहाँ पर आ गई, या +2.35 से ज़्यादा आ गई, यहाँ क्रिटिकल रीजन में आ गई, तो आप नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर लेंगे। अगर इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान आ गई तो फिर आप नहीं कर सकते। तो इस तरह से आपने इसको हल करना होगा। अब समझ गए? जी सर, क्लियर है, थैंक यू। ओके, वेरी गुड। इंतहाई सिंपल है, जस्ट आप लोगों ने एक बार इसको दोबारा से सुनना होगा और फिर जो है इस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी। अब ये दोबारा से वही बात दोहराई जा रही है। कहते हैं कि स्मॉल सैंपल टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट मीन, इफ द सैंपल साइज इज स्मॉल वी कैन नॉट एज्यूम दैट द सैंपल स्टैंडर्ड डिविएशन विल प्रोवाइड अ गुड अप्रोक्सीमेशन ऑफ पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन। कहते हैं कि अगर आपके पास सैंपल साइज जो है स्मॉल है, तो स्मॉल सैंपल साइज की वजह से हम पॉपुलेशन की जो स्टैंडर्ड डिविएशन है उसके बारे में सही तरीके से अंदाज़ा नहीं लगा सकते। सो इस मसले को हल करने के लिए हम टी डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करते हैं जेड डिस्ट्रीब्यूशन के बनिस्बत, ताकि हम पॉपुलेशन मीन के बारे में सही तरीके से अंदाज़ा लगाए। सो टी स्टेटिस्टिक्स का जो फार्मूला है वो ऑलरेडी आपको मैंने दिया है कि एक्स बार माइनस पॉपुलेशन मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ द सैंपल डिवाइडेड बाय √n। तो ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। सर ये इतना काफी है? बस ये ख़त्म हो गया, इसमें कोई भी चीज़ नहीं है। और ये फार्मूला है आपके कॉन्फिडेंस इंटरवल के लिए, ये वो फार्मूला है। आप लोगों ने क्या करना है, ये फार्मूला लिखना है कि एक्स बार, ठीक है, प्लस माइनस टी एल्फ़ा इंटू क्या कहते हैं, एल्फ़ा डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया। और मतलब ये फार्मूला मैं आपको क्लियर करके लिखता हूँ, इसको अपने साथ लिख लीजिए। एक्स बार प्लस माइनस टी लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस डिवाइडेड बाय 2 इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम, फिर इसी तरह से स्टैंडर्ड डिविएशन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय √n। तो ये फार्मूला है आपके पास पॉपुलेशन मीन की स्मॉल सैंपल कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर पॉपुलेशन। ये स्मॉल सैंपल का जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है उसके लिए ये फार्मूला है, ठीक है। ये जो मैंने लिखा है इसको आप अपने साथ नोट कर लीजिए। ये जो आपने टी के आगे लिखा है मल्टीप्लाई है या डिवाइडेड बाय 2 है? ये एल्फा है, एल्फा मतलब है। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। ओके। इसको डिवाइड करें 2 पर और फिर आपके पास आता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, और फिर ये एस है, ठीक है, एस, और फिर डिवाइडेड बाय ये स्मॉल सैंपल साइज का फॉर्मूला सिर्फ हम टी टेस्ट में करेंगे ना, उसमें जी स्कोर में या पॉपुलेशन स्कोर में तो नहीं ना करेंगे? स्मॉल सैंपल साइज है तो फिर हम टी टेस्ट में ही करेंगे, बिल्कुल। आप लोगों को ऑलरेडी बताया गया होगा कि यूजिंग टी टेस्ट, तो टी टेस्ट के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि सैंपल साइज जो है ये लेस होगा 30 से, तो टी टेस्ट फिर आप यूज़ करेंगे। तो ये था आपका यूनिट नंबर 9, जो कि आज हमने इसको डिस्कस कर लिया है। उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।